हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नीलकंठ। स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीलकंठ की दुनिया। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन वेदों में लाइट की स्पीड को भी कैलकुलेट किया गया है? जिन थेरीज को एक्सप्लेन करने के लिए आज के मॉडर्न साइंटिस्ट नाकाम साबित हो रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन तो पहले से ही हमारे प्राचीन ग्रंथों में मौजूद है। भगवत पुराण में लिखी गई एक ऐसी स्टोरी जो कि इंटरस्टेलर टाइम ट्रैवल की ओर इशारा करती है। और आखिर महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने हमारे भारत के प्राचीन नॉलेज के बारे में क्या कहा था? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब डीपली जानने वाले हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको एक भारतीय होने पे गर्व होगा। हेलो गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त नीलकंठ। तो चलिए जानते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में छुपी आज की मॉडर्न साइंस की नॉलेज। फ्रेंड्स, लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा फास्ट होती है और कई सौ सालों से वैज्ञानिक भी इसे कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं। स्पीड ऑफ लाइट के कैलकुलेशन का पहला क्रेडिट डेनमार्क के एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर को दिया जाता है। इन्होंने ईयर 1676 में जुपिटर के एक मून आयो के एपरेट मोशन को स्टडी करके दुनिया को स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया था। पर क्या आप इस पे यकीन करेंगे कि भारत के प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स इस बात को हजारों साल पहले ही जान चुके थे? दुनिया के प्राचीन किताबों में से एक ऋग्वेद में हमें इसके उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद के बुक 1 चैप्टर 50 के 4th आयाम कुछ इस प्रकार है। योजनम द्वे द्वे शते द्वेश योजने अखेर निमिषार देना कर्मणा नमोस्तुते। अब चलिए मैं आपको इसके कुछ मेन वर्ड्स का मीनिंग बताता हूँ। द्वे का मतलब होता है दो और शते का मतलब 100। इसी तरह द्वे द्वे शते द्वेश योजने यानी कि 2202 योजन। निमिषार देना, इसका मतलब होता है आधी निमिषा। निमिषा वो समय होता है जो हम इंसानों को एक बार पलक झपकाने में लगता है और वो है 0.2112 सेकेंड्स। और इसी कैलकुलेशन को अगर आगे बढ़ाए तो आधी निमिषा हुई 0.1056 सेकेंड्स। 4th सेंचुरी बीसी में चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में बताई गई वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो एक योजन 9 माइल्स के बराबर होता है। अब अगर टोटल डिस्टेंस देखें तो ये होता है कुछ 2202 इंटू 9 इज इक्वल टू 19818 माइल्स और टोटल टाइम है 0.1056 सेकेंड्स। यानी कि लाइट ट्रेवल करती है 0.1056 सेकेंड्स में 19,818 माइल्स। अब अगर हम इस वैल्यू को एक सेकेंड के लिए कैलकुलेट करें तो लाइट ये एक सेकेंड में ट्रेवल करती है 187,670.45 माइल्स पर सेकेंड। अगर हम मॉडर्न साइंस के द्वारा कैलकुलेट की गई वैल्यू को देखें तो ये होती है करीब 186,000 माइल्स पर सेकेंड। यानी कि ऋग्वेद में दी गई वैल्यू काफ़ी हद तक आज के मॉडर्न डेटा से मैच होती है। अब ज़रा आप सोचिए कि हम इंसान जिन एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूज़ को मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं, उसे आज से हज़ारों सालों पहले हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने कैसे कैलकुलेट किया होगा। अब हाँ यार, ऋग्वेद में दी गई स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आज के मॉडर्न वैल्यू से डिफरेंट ज़रूर है, बट यहाँ पे हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि अब तक स्पीड ऑफ लाइट पर जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस किए गए हैं उन्हें भी एक्यूरेट नहीं माना जाता। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू लगातार चेंज की जा रही है और कई साइंटिफिक थ्योरीज तो इस वैल्यू को ठीक से सेटिस्फाई भी नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऋग्वेद में दी गई वैल्यूज़ आज के मेजरमेंट सिस्टम के अनुसार नहीं है। हालांकि हमारे पास उस समय के मेजरमेंट सिस्टम को समझने के लिए कई सोर्सेस मौजूद है, बट ये सारी सोर्सेस भी अलग अलग वैल्यू बताते हैं। दरअसल प्राचीन वेदों में भी योजन की वैल्यू 8 माइल से 9.5 माइल्स तक फ्लक्चुएट की जाती है। दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट अपने अंदर यूनिवर्स के कई रहस्यों को छुपाए हुए है और इनमें से ही एक रहस्य है टाइम ट्रैवल का। टाइम ट्रैवल से जुड़े कई वीडियोस आपने यूट्यूब पर पहले भी देखे होंगे, बट मैं भी टाइम ट्रैवल से जुड़े रिलेटेड
वीडियोस आगे भी यूनिवर्सल फैक्ट्स आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर लाने वाला हूँ। सो बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। हम जब भी टाइम ट्रैवल से जुड़े वीडियोस अपलोड करें सो उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाएगी। सो बस आप वहाँ जाकर हमारा वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार टाइम ट्रैवल जैसा फ़िलहाल तो कुछ पॉसिबल नहीं है। पास्ट में बहुत सारे वैज्ञानिक टाइम मशीन बनाने का दावा कर चुके हैं, बट इनमें से एक भी दावा आज तक सच साबित नहीं हुआ है। एक कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का, जो कि हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर मिलता है। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स के अलग अलग एरियाज में टाइम भी अलग अलग चलता है। अब जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी तो इसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। पर क्या आप ये जानते हो कि इंटरस्टेलर टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन के बारे में हमारे प्राचीन लेखों में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, और इसका एक एग्जाम्पल है राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी। राजा ककुदमी सूर्य वंश से आते थे। उनका जिक्र हमें भगवत पुराण और महाभारत में भी मिलता है। उनकी रेवती नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वो उसके शादी को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करते थे। उनके अनुसार धरती पर रेवती के लिए कोई भी योग्य वर नहीं था। इस परेशानी को लेकर वो इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हुए ब्रह्मलोक जाते हैं। अब जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तब ब्रह्मा जी अपने गंधर्व का संगीत कार्यक्रम सुन रहे होते हैं। ककुदमी और रेवती कुछ पल इंतजार करते हैं और संगीत कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। ककुदमी ब्रह्मा जी के हाथों में उन लड़कों की लिस्ट पकड़ाते हैं जो कि उन्हें रेवती के लिए योग्य वर लग रहे थे और उन्हें अपनी पूरी परेशानी बताते हैं। अब ये सब सुनने के बाद ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और राजा ककुदमी से कहते हैं कि जब तुम मेरा ये संगीत कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे उतनी देर में तो धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके होंगे। फ्रेंड्स, 27 चतुर्युग जो कि हम इंसानों के होते हैं कुल मिला के 11,66,40,000 सालों के बराबर होते हैं। अब ये सुनकर ककुदमी आश्चर्य हो जाते हैं। ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि धरतीलोक और ब्रह्मलोक का टाइम अलग अलग चलता है। अभी जिन लड़कों की लिस्ट उन्होंने दी है वो तो सदियों पहले ही खत्म हो चुके होंगे। राजा ककुदमी की लाखों पीढ़ियां बीत चुकी होंगी, उनका राज्य तबाह हो चुका होगा, उनकी वाइफ, रिलेटिव्स और उनकी पूरी सेना भी कब की खत्म हो चुकी होगी। फिलहाल भगवान विष्णु ने धरतीलोक पर कृष्ण और बलराम के रूप में जन्म लिया है और रेवती के लिए बलराम ये सबसे योग्य वर है। अब जब राजा ककुदमी धरतीलोक पर वापस लौटते हैं तो उन्हें धरती पर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लोगों की एवरेज हाइट कम हो गई थी, लोगों की धर्म और संस्कृति के प्रति सोच बदल गई थी, लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी नीचे लेवल की हो गई थी। इस एग्जाम्पल में हमें टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन दोनों का ही जिक्र मिलता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये कहानी सच ही हो, बट ये आज से हज़ारों सालों पहले लिखे गए टेक्स्ट में बताई गई है। जबकि आइंस्टाइन ने तो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट 20वीं सेंचुरी में दिया था। हमारे प्राचीन लेखों में ऐसी एक दो नहीं बल्कि हजारों कहानियां मौजूद है और ये फिक्शन मूवीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमसे भी पहले इस दुनिया में हमसे भी एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी जिन्होंने हमारे लिए पुराण और वेद के माध्यम से इस यूनिवर्स का असीम ज्ञान पीछे छोड़ा है। हम इंसान तो अब तक हमारे यूनिवर्स को ही ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं और हमारे प्राचीन लेखों में मल्टीवर्स जैसी बातें बताई गई है। भगवत पुराण के अनुसार हमारा ये यूनिवर्स मल्टीवर्स का एकमात्र यूनिवर्स नहीं है बल्कि ऐसे अनलिमिटेड यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। हर एक यूनिवर्स एक दूसरे से अलग होता है। हर एक यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉस भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं और हर एक यूनिवर्स में टाइम भी अलग अलग चलता है। हमें हमारे प्राचीन भारतीय लेखों में इस ब्रह्मांड के ओरिजिन के बारे में भी बताया गया है जो कि बिग बैंग से मेल खाता है। अमेरिका के जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन कॉस्मोस को लेकर एंशिएंट इंडिया के व्यूज़ को काफ़ी एडमायर करते हैं। अब इसके बारे में उन्होंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। उन्होंने अपने इस वीडियो में बताया था कि कैसे हिंदुइज्म पर आधारित एंशिएंट कॉस्मोलॉजिकल नॉलेज आज के मॉडर्न कॉस्मोलॉजी पर आधारित है। उन्होंने इसमें ऋग्वेद की भी काफ़ी तारीफ की है। कार्ल सैगन कहते हैं
कि जहां एक तरफ दुनिया के ज़्यादातर कल्चर्स में पृथ्वी के ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को कुछ हजार साल पुराना ही माना जाता है, वही हिंदू कल्चर और हिंदुइज्म में इसकी टाइमलाइन करोड़ों सालों की है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मॉडर्न साइंस में यूनिवर्स की एज कुछ अरब साल ही है, बट वेदास में इसकी एज ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार हमारे यूनिवर्स का टोटल एज 311.04 ट्रिलियन ईयर्स यानी कि 3110 खरब और 40 अरब साल है, और इसके बाद ही इसका अंत होगा। खैर, अब बढ़ते हैं हम फिर से कार्ल सेगन के विचारों की ओर, और अब बात करते हैं पोंगल की। फ्रेंड्स, ये साउथ इंडियन में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है जिसे नेचर की बदलती हुई साइकिल्स का सेलिब्रेशन करने के लिए मनाया जाता है, और कार्ल सेगन ने इसके लिए भी इंडिया के कल्चर को काफ़ी सराहा है। हिंदू कॉस्मोलॉजी में ना कि सिर्फ इतना ही बताया गया है कि मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है, बल्कि इस आइडिया को कॉस्मोस के लेवल तक ले जाया गया है। पर यह कहा जाता है कि ये यूनिवर्स लगातार बनता और ख़त्म होता रहता है। जब कार्ल सेगन तमिलनाडु के दारासुरा में मौजूद एक चोला टेम्पल में गए थे, तब वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव के नटराज मूर्ति के दर्शन किए थे। उनके अनुसार ये मूर्ति हर कॉस्मिक साइकिल बिगिनिंग के बारे में बताती है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के हाथों में मौजूद डमरू साउंड ऑफ क्रिएशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, और उनके दूसरे हाथ में मौजूद फ्लेम ये दर्शाती है कि जिस चीज़ का क्रिएशन हुआ है वो कभी ना कभी डिस्ट्रॉय ज़रूर होगी। अब दोस्तों, कार्ल सेगन के इन आइडियाज़ पर आप कहाँ तक सहमत है? और आज का ये वीडियो देखकर आप इंडियन कॉस्मोलॉजिकल नॉलेज और हमारे रिच हेरिटेज पर क्या आपको गर्व होता है? फ्रेंड्स, हमें पूरा यकीन है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मुलाकात होगी जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।